वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रशुल्क टैरिफ्स, जिसका हम पार्ट 2 ले रहे हैं। आज हम ले रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ, प्रशुल्क के प्रभाव। जब प्रशुल्क लगाया जाता है तो इससे एक देश की वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन, उपभोग, व्यापार की शर्तें, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन आदि सभी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों का अध्ययन आयातकर्ता देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और वस्तु विशेष के संदर्भ में किया जा सकता है। प्रशुल्क के प्रभावों का अध्ययन आंशिक साम्य विश्लेषण और सामान्य साम्य विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। आयात करों के विभिन्न आर्थिक प्रभावों की विवेचना हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव हम लेते हैं संरक्षणात्मक प्रभाव, प्रोटेक्टिव इफेक्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रशुल्क स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि आयातों को रोककर देश के उद्योगों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रशुल्क लगाए जाते हैं। और जब ऐसा किया जाता है तो कर की दर काफ़ी ऊंची रखी जाती है, और प्रशुल्क ऊंचा रखा जाए तब भी कुछ न कुछ मात्रा में वस्तुओं का आयात होता है। प्रशुल्क के द्वारा वस्तुओं का देश में विस्तार होता है, उनके उत्पादन का विस्तार होता है, क्योंकि प्रशुल्क जब लगाया जाता है तो स्वदेशी बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो देशी उत्पादकों के लिए अधिक उत्पादन करना आसान हो जाता है, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत पर वे बढ़ी हुई सीमांत लागतों को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये रेखा चित्र 1 है। यहाँ OX अक्ष पर हमने वस्तु की मात्रा को लिया है और OY अक्ष पर हमने कीमत को लिया है। SS और DD वस्तु की स्वदेशी पूर्ति और मांग के वक्र है। DD वस्तु का स्वदेशी मांग वक्र और SS वस्तु का स्वदेशी पूर्ति वक्र है। OP1 कीमत वह कीमत है जिस पर स्वदेशी उत्पादक वस्तु बेचने को तैयार है। लेकिन जब OP1 कीमत है देशी अर्थव्यवस्था में, तो हम देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति केवल P1E के बराबर, यानी कि OM1 के बराबर है, जबकि इस कीमत पर वस्तु की मांग OM4 के बराबर है। यानी कि इस स्थिति में जबकि पूर्ति उत्पादक सिर्फ OM1 करने को तैयार है और मांग है OM4 के बराबर, यानी कि M1 M4 जो है M1 M4 के बराबर आयात करने की आवश्यकता है। यानी कि इतनी डिमांड अर्थव्यवस्था में बाकी रह जाती है और देश के उत्पादकों के द्वारा सिर्फ OM1 के बराबर ही पूर्ति की जाती है। अब अगर प्रशुल्क लग जाता है तो घरेलू कीमत जो OP1 थी वो बढ़कर OP2 हो जाती है, और जब कीमत OP2 हो जाती है तो उसके फलस्वरूप चूंकि कीमतें अब पहले की तुलना में अधिक प्राप्त हो रही है, तो उत्पादकों को इससे प्रोत्साहन मिलता है और वो अपनी पूर्ति OM1 से बढ़ाकर OM2 कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि P2A के बराबर या OM2 के बराबर वो पूर्ति करने को तैयार है। इतनी
पूर्ति बढ़ जाती है। दूसरी ओर मांग पर यह प्रभाव पड़ता है कि चूंकि कीमत पहले की तुलना में अब बढ़ गई है प्रशुल्क लग जाने के कारण, तो मांग OM4 से घटकर OM3 रह जाती है। यानी कि घरेलू उत्पादन में M1 M2 की जो वृद्धि हुई है, पहले जो देशी उत्पादक OM1 पूर्ति कर रहे थे, लेकिन प्रशुल्क लग जाने के कारण उनको प्रोटेक्शन मिल गया और वे वस्तु का उत्पादन OM1 के बजाय अब OM2 करने को तैयार है। यानी कि उत्पादन की मात्रा में M1 M2 की जो वृद्धि हुई है वह प्रशुल्क के संरक्षणात्मक प्रभाव को, यानी कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट को बताती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा प्रभाव लेते हैं, राजस्व प्रभाव, रेवेन्यू इफेक्ट। प्रशुल्क पूर्णतः प्रतिरोधात्मक यानी कि प्रोहिबिटिव नहीं होते, उनसे सरकार को कुछ तो राजस्व प्राप्त होता ही है। सामान्यतः आयातित वस्तु की मात्रा और आयात कर को गुणा करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार को आयात कर से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है या हो सकता है। इसको भी हम इसी रेखा चित्र के माध्यम से क्लियर करेंगे। रेखा चित्र के अनुसार सरकार P1 P3 के बराबर अगर प्रशुल्क लगा देती है, यानी कि उत्पादक, हमने देखा कि OP1 के बराबर उत्पादक जो है इस कीमत पर उत्पादक OM1 पूर्ति करने को तैयार थे। और अब यह मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर प्रशुल्क P1 P3 के बराबर लगा दिया जाता है, जो कि काफ़ी ऊंची दर है, अत्यधिक ऊंची दर है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, यानी कि आयात बिल्कुल बंद हो जाएंगे और सरकार को इस स्थिति में कोई भी राजस्व, कोई भी आय प्राप्त नहीं होगी। किंतु यदि प्रशुल्क की दर P1 P2 के बराबर ही रहती है तो आयात की मात्रा M2 M3 के बराबर होगी, क्योंकि इस कीमत पर हम देख रहे हैं इतनी तो घरेलू उत्पादक पूर्ति करने को तैयार है और जो है यहाँ जो है डिमांड आ रही है, तो M2 M3 के बराबर ही आयात की ज़रूरत रहेगी और इतना ही आयात होगा। और इस आयात की मात्रा को P1 P2 आयात कर या प्रशुल्क की राशि से गुणा करके हम सरकार की राजस्व आय को, सरकार का राजस्व हम पता कर सकते हैं। यानी कि ABCD यह आयत जो है वह प्रशुल्क के राजस्व प्रभाव को, यानी रेवेन्यू इफेक्ट को बताता है, जिसमें हमने M2 M3 ये आयात की मात्रा है और AD या यूं कहें कि P1 P2 या यूं कहें कि BC के बराबर जो प्रशुल्क है उसको हमने गुणा कर दिया है आयात की मात्रा से, तो जिससे ये शो करता है कि कितना जो है राजस्व को, कितना सरकार को राजस्व प्राप्त हो सकता है। तो यह जो इनकम है वह प्रशुल्क के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है। अब तीसरा प्रभाव हम लेते हैं, पुनर्वितरण प्रभाव, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। जब प्रशुल्क लगाया जाता है आयातित देश में, आयातक देश में, तो प्रशुल्क के कारण घरेलू कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। इससे उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि कीमत ज़्यादा हो गई है तो उनको फ़ायदा होगा, तो उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। किंतु उपभोक्ताओं का अतिरेक या सरप्लस उस सीमा तक घट जाता है। नेचुरल कि कीमत बढ़ने से उत्पादकों की आय तो बढ़ जाती है, लेकिन कीमत के बढ़ने से उपभोक्ताओं को जो संतुष्टि अधिक वस्तुओं के उपभोग से पहले प्राप्त हो रही थी वह अब कम हो जाएगी, क्योंकि कीमत अधिक होने पर वे पहले की तुलना में अब
कम वस्तुओं को खरीद पाएंगे, यानी कि उनका उपभोग घट जाएगा, जिससे कि उनका जो सरप्लस था वो कम हो जाता है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादकों की आय में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में कमी हो जाती है, जिसको हम एक तरह से स्थानांतरण प्रभाव या पुनर्वितरण प्रभाव के रूप में जान सकते हैं। इस प्रकार आय में वृद्धि जो सीमांत लागतों के ऊपर होती है वह उत्पादकों के लिए आर्थिक लगान है, जिन्हें उपभोक्ता की बचत में से घटाकर निकाला जाता है। अब रेखा चित्र के अनुसार अगर हम देखें तो P1 EA P2 ये जो क्षेत्र है वह पुनर्वितरण प्रभाव को बताता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट उपभोग प्रभाव या कंजम्पशन इफेक्ट। कंजम्पशन इफेक्ट एक प्रशुल्क सामान्यतया वस्तुओं के कुल उपभोग में कमी को लाता है, क्योंकि प्रशुल्क के कारण हम देखते हैं कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है और कीमतों में वृद्धि होने से वस्तु की मांग में कमी हो जाती है और वस्तु की मांग में कमी होने से वस्तु के उपभोग में कमी हो जाती है। तो प्रशुल्क के कारण कीमत वृद्धि से वस्तु के उपभोग में कमी आती है। इसको भी हम इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ हमने देखा था कि जब कीमत OP1 थी तो पूर्ति OM1 के बराबर थी और डिमांड OM4 के बराबर थी, और जब प्रशुल्क लगा दिया जाता है तो कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है और इस स्थिति में डिमांड जो OM4 थी वह घटकर OM3 रह जाती है, यानी कि M3 M4 के बराबर उपभोग में कमी हो जाती है, जो यह प्रशुल्क के कारण होती है, क्योंकि प्रशुल्क के कारण कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो M3 M4 की मात्रा की कमी प्रशुल्क के उपभोग प्रभाव को दर्शाती है, यानी कि यह एक प्रकार से उपभोक्ता की संतुष्टि में हानि है। और इस हानि को हम ज्ञात करने के लिए कह सकते हैं कि उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई हानि बराबर कैसे ज्ञात करेंगे कि प्रशुल्क लगने से पहले कम कीमत पर अधिक वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि माइनस प्रशुल्क लगने के बाद अधिक कीमत पर कम वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। यानी कि कीमत कम की स्थिति में, यानी कि प्रशुल्क लगने से पहले उनको जो अधिक मात्रा का वो उपभोग कर रहे थे उससे जो संतुष्टि प्राप्त हो रही थी वह संतुष्टि प्रशुल्क लगने के बाद कम हो जाती है। तो जितनी संतुष्टि उनकी कम हो जाती है वह उनकी संतुष्टि में हानि को बताती है। इसके अलावा अगर हम शुद्ध हानि और ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए हमें उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई कुल हानि में से राज्य को प्राप्त राजस्व जो है उसको हम घटा दें, तो हमें उपभोक्ता की संतुष्टि में हुई शुद्ध हानि ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि एक देश में, आयातक देश में जो प्रशुल्क लगता है तो विभिन्न प्रकार के प्रभाव होते हैं, जिनमें हमने देखा कि एक तरफ से प्रशुल्क लगने से जहां देश के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होता है, दूसरी ओर प्रशुल्क में कीमत वृद्धि हो जाने से उपभोग में कमी होकर उपभोक्ताओं को हानि होती है, तो सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। और पुनर्वितरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहां उत्पादकों की आय में वृद्धि हो जाती है वहां उपभोक्ताओं की संतुष्टि में कमी हो जाती है, यानी कि उनकी वास्तविक आय में कमी हो जाती है। इसके और भी अन्य प्रभाव हैं, वो हम
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।